तो सर ये बताइएगा जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो क्या सिर्फ आप जुडिशियल होने के बाद ही फाइल कर सकते हैं? पोस्ट अरेस्ट बेल, जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल। कई दफ़ा आपके पास ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको आप जब आप काउंसल करते हैं उन्हें बताते हैं कि आपका एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको प्री अरेस्ट फाइल करनी चाहिए, तो कुछ साइल भी इस तरह के होते हैं, वो समझते हैं शायद वकील साहब ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में हमें इस बारे में एप्रीहेंशन दिलवा रहे हैं कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप फौजदारी वकालत करते हैं। साइल को आप देखते हैं कि वो ज़्यादातर आपसे ज़्यादा इन टच होते हैं आईओ के साथ, और वो भी उनको एक झूठी तसल्ली में रखता है कि हम तो आपको अरेस्ट करेंगे ही नहीं। और जब आप उन्हें बताते हैं कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो जुडिशियल से पहले आपकी बेल फाइल नहीं होनी, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? ये तो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। सबसे पहली बात है कि आप बेल फाइल ही तब करते हैं जब आपकी एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट ट्रिगर होती है, बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी जजमेंट मौजूद है कि मेयर लॉजिंग ऑफ एफआईआर डज नॉट मीन कि जी अब पुलिस के ऊपर सॉलम ड्यूटी है कि उन्होंने आपको अरेस्ट करना है। सो आपको अगर पुलिस के पास ऐसा मटीरियल हो कि जिससे वो समझते हों कि नहीं अब इसकी अरेस्ट ज़रूरी है, वो तभी अरेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं करते, वो आप लॉयर को साइड पे छोड़ें, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। और अगर वो अरेस्ट नहीं करते तो ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वकील का तो काम तभी शुरू होगा जब वो आपके पास बेल के लिए आएगा या आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए आएगा। अच्छा सर, एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमने प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट को डिस्कस किया, एक प्रोटेक्टिव बेल के बारे में भी काफ़ी डिस्कशन की जाती है आजकल के हालात में, इसके खासे चर्चे भी हैं, तो इसके बारे में बताइए कि प्रोटेक्टिव बेल है क्या? बल्कि प्रोटेक्टिव बेल में भी मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, और एक मैंने खुद भी सीखी है जी, क्योंकि वो उससे पहले कभी हुई नहीं। अच्छा, प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं पंजाब के अंदर रहता हूँ और मेरे ख़िलाफ़ सिंध में एफआईआर हो गई, तो मैं अपनी हाई कोर्ट के पास जाऊँगा कि मुझे इस बात की एप्रीहेंशन है कि जब मैं बेल करवाने सिंध जा रहा हूँगा तो रास्ते में मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा आप मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दें। ठीक है। तो वो आपको प्रोटेक्टिव बेल दे देंगी हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, कि उस ड्यूरेशन के दौरान जब आप कोर्ट ऑफ प्रॉपर जुरिस्डिक्शन को अप्रोच करेंगे तो आपको अरेस्ट ना किया जाए। तो इस वजह से आपको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर दी जाती है। और ये इसी तरह क्रॉस प्रोविंशियल एरियाज़ में चलती है कि आपने किसी और, अगर आपने फ़र्ज़ करें मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर हुई है झंग के अंदर और मैंने उधर जाना है और मुझे अप्रीहेंशन रास्ते में पकड़ लेंगे तो मैं हाई कोर्ट से बेल ले सकता हूँ। इसी तरह ये क्रॉस प्रोविंशियल भी हो सकती है। बट यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको पहली दफ़ा सलमान सफदर साहब ने एक्सरसाइज किया था जनरल मुशर्रफ के केस के अंदर। इसको बोलते हैं अनेबलिंग बेल या प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल। प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हो गया है, तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये मेरी टिकट है, ये मेरा बोर्डिंग पास है, मैं आना चाहता हूँ, मैं इस प्रोसेस को फेस करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे ने किया क्या है कि मेरा नाम जो है वो ECL में भी डाला हुआ है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं जिस सूबे में भी लैंड करूं मुझे ये उतरते साथ ही गिरफ्तार कर देंगे, लिहाजा मुझे अनेबलिंग बेल दी जाए, मुझे अनेबल किया जाए ताकि मैं वो जाके उस प्रोसेस के अंदर शामिल हो सकूं। अच्छा, हमारी जो पंजाब की हाई कोर्ट है और उसके बाद KPK की जो, ये दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, बट सिंध हाई कोर्ट जो है दैट इज़ वेरी रिलक्टेंट ऑन दैट, और उन्होंने ये ग्रांट की है बहुत सारे केसेस के अंदर जो अनेबलिंग बेल है या प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल है, ताकि ये इस प्रोसेस को किया जाए। तो ये इस वजह से की जाती है ताकि आप किसी और जगह जाके अपनी प्रॉपर कोर्ट से बेल करवा सकते हो और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए आप प्रोटेक्टिव बेल करवाते हैं। अच्छा सर, अभी हमने प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट और प्रोटेक्टिव को तो डिस्कस किया, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? अच्छा, याद रखिएगा कि ये जितनी भी बेल्स मैंने आपको बताई हैं, चाहे बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस है, उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल है, प्री अरेस्ट बेल है, आफ्टर अरेस्ट बेल है, कुछ और स्टेजेस भी हैं जहाँ पे बेल होती है। तो मैं यानी इतनी डिटेल में नहीं वहाँ पे जाते, बट आपको बताता हूँ एक ट्रांजिट के दौरान भी बेल होती है, ट्रांजिटरी रिमांड के दौरान भी बेल होती है। फिर एक जब आपका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है तो उस वक्त भी मजिस्ट्रेट आपको सेक्शन 63 के अंदर वो डिस्चार्ज कर सकता है, वहाँ पे भी एक बेल हो सकती है। और उसके बाद एक बेल आपकी
रिविजनल स्टेज के अंदर भी होती है, वो रेलिवेंट सेक्शन 439 और पढ़ेंगे तो आपको उसके लास्ट पोर्शन में डिवाइड। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। वंस द ट्रायल इज़ कंक्लूडेड और मुलज़म को अगर सज़ा हो गई है तो उसके पास राइट है कि विदिन 7 डेज़ उसने अपील फ़ाइल करनी होगी। और अगर उसको सज़ाए मौत हुई है तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 374 के तहत उसका मर्डर रेफरेंस भी हाई कोर्ट ने दोबारा सुनना है, जहाँ पे सारी की सारी एविडेंस को वो दोबारा देखा जाएगा। अच्छा, जब आप अपील फ़ाइल करते हैं तो अपील के साथ आप 426 के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन फाइल करते हैं। ये भी एक तरह की बेल ही है, बट इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी जो गाइडलाइंस हैं ग्रांट करने के लिए, वो तमाम की तमाम ड्राइव की जाती हैं सेक्शन 497 से। यानी जो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं उधर 497 में, वही प्रिंसिपल्स और वही यानी गाइडलाइंस यहाँ पे भी ड्राइव किए जाते हैं। बट अमूमन ये कहा जाता है कि 426 के लिए जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जजमेंट की हद तक रहते हैं, आप जजमेंट से बाहर नहीं जा सकते। यानी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, कि ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है ये मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर है। अब मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग कहना आसान है, लेकिन जब आप आर्ग्यू करते हैं तो इसको इस्टेब्लिश करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि जी क्यों ये मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग के ऊपर है। फिर उसके बाद ये जो ट्रू फैक्ट्स जो हैं वो अप्रिशिएट नहीं किए गए, तो ये जो सरमाइजेज एंड कंजेक्चर्स के ऊपर अदालत की जो ओपिनियन है उसने फॉर्म की है, हवा के ख्यालाती चीज़ें अज्यूम करनी है, ऐसी चीज़ें जो केस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फाइल करते हैं। और अगेन जो आपको स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड की ग्राउंड्स हैं वो 497 से आप इंपोर्ट करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अगर 302 का केस है तो 2 साल, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है और उसके बाद 7 साल, और ये इसी ड्यूरेशन के साथ होती है, तो ये आप सस्पेंशन ऑफ, इसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस का केस होता है जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का होता है। इसमें रीअप्रेजल किया जाता है कि जो एविडेंस आप एविडेंस को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जिस एविडेंस का जिक्र जजमेंट के अंदर है, आप यू पॉइंट आउट द फ्लॉज, कॉन्ट्रडिक्शंस इन दैट जजमेंट, और उसकी बेसिस के ऊपर आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो अपनी वो फाइल करते हैं। और अगेन वही प्रोसीजर है कि वंस इफ इट्स ग्रांटेड, चूँकि ये आफ्टर रेस्ट है, प्री रेस्ट नहीं होती, ये आफ्टर रेस्ट की तरह की है, तो आपको एक दफ़ा ही श्योरिटी बॉन्ड और वो मुचलका अपना देना पड़ता है। और उसके बाद जब तक आपकी अपील पेंडिंग रहती है, चूँकि अब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, केस कंक्लूड हो चुका हुआ है, तो आप अदालत में ये श्योरिटी बॉन्ड देते हैं कि जब भी अपील की डेट फिक्स होगी या जब भी केस फिक्स होगा, मैं इस कोर्ट के अंदर पेश होऊंगा और वो आके अपनी उस मेन अपील को या मेन जो बाकी उसके साथ एंसिलरी मैटर्स हैं जिसमें एनहांसमेंट हो सकती है, अपील अगेंस्ट इक्विटल हो सकती है, उनके अंदर मैं पेश होता रहूँगा। तो तब तक के लिए वो बिल्कुल फ्री है, मतलब उसने कोई इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं करनी क्योंकि वो तो कंक्लूडेड हो चुकी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अंदर क्या कोई ऐसी ग्राउंड है जो आप ले सकते हैं जो आपने पहले ट्रायल कोर्ट में नहीं ली? फॉर एग्जांपल, अगर अपने पूरे ट्रायल के दौरान कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं ली, अब आप सस्पेंशन फाइल करते हैं, एक नए वकील आते हैं, आप नया वकील कर लेते हैं, ट्रायल के लॉयर के साथ नहीं जा रहे, और वो कहता है कि यार इसमें आपकी मेडिकल ग्राउंड बनती थी जो आपको शायद ट्रायल पे लेनी चाहिए थी और आपने नहीं ली, अब मैं इसको हाई कोर्ट में एड्रेस करता हूँ। तो क्या ऐसे भी होता है कि आप नई ग्राउंड ले लें, वो एड्रेस हो जाए जो आप जजमेंट का भी हिस्सा ना हो या आपने कभी रिकॉर्ड पे बात भी ना लाई हो? अच्छा, याद रखिएगा कि जो यहाँ पे चीज़ देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि मेडिकल ग्राउंड, ऑब्वियसली आप जेल में थे, ऑब्वियसली आपकी कंडीशन डिटीरियोरेट हुई है जेल के अंदर, तो आपकी ये सब्सिक्वेंटली डेवलप हुई है, या अगर ये पहले भी थी, चूँकि अब केस नीचे ख़त्म हो चुका हुआ है और अब आपने अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को मूव करना है, तो मेडिकल ग्राउंड 497 में मौजूद है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बेशक आपने पहले नहीं भी दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपने उसको यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि ये आपकी कंडीशन डेवलप हुई है वहाँ पे, तो इस वजह से ये आपको ग्राउंड बिल्कुल अवेलेबल होती है। दूसरा, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए गाइडलाइंस है, अगेन मेरा एम्फेसिस उसी चीज़ के ऊपर होगा कि आप जजमेंट से बाहर नहीं जा सकते। आपने इस्टेब्लिश करना है सरमाइजेज एंड कंजेक्चर्स को, आपने इस्टेब्लिश करना है उसके अंदर कि जी मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग के ऊपर है। अमूमन हम अक्सर कहते हैं जी देयर इज़ अ क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ऑकुलर अकाउंट एंड अ मेडिकल अकाउंट।
अब ये कह देना आसान होता है, कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स जो होती हैं या माइनर कॉन्ट्राडिक्शन होती हैं, दे डू नॉट मेक अ केस ऑफ मिसरीडिंग और नॉट। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक जज साहब के सामने आर्ग्यू की, मुलज़म को नीचे से उम्र कैद हुई हुई है, उसने अपील फाइल की हुई है। प्रोसिक्यूशन अपने केस में अलेज करती है कि मैं, विशाल, अली, अकरम एक जगह से जा रहे थे, तो मुलज़म जाहिद, अब्दुल्ला और इसका बाप आए और इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला किया और वार डंडा सोटा हमारे सर पे किया, जिससे मेरे बेटे की जो है वो खून रसने लग गया, हॉस्पिटल लेके गए, 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। पहले उन्होंने 324 का पर्चा दिया, बाद में 302 में वो कन्वर्ट हो गया और उन्होंने हो गया। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कहा कि मुलज़म जाहिद का जो बाप है और जो उसका भतीजा अब्दुल्ला है, ये लोग मौके पे मौजूद ही नहीं थे। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा वर्जन आ गया। एक वर्जन प्रोसिक्यूशन ने अलेज किया, एक वर्जन उन्होंने अलेज किया, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन से आया। ट्रायल कंडक्ट हुआ और अदालत ने उन दोनों को बरी कर दिया और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। अब जब मैं अदालत के अंदर जाऊंगा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए और मैं जाके कहूँगा कि सर प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि 2 बंदों पे, 4 बंदों पे 3 बंदों ने हमला किया, लेकिन 2 बंदे जो हमला करने वाले हैं वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा सर, इन्वेस्टिगेशन कह रही है, मैं नहीं कह रहा सर, ये जज साहब ने अपनी जजमेंट। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि एक आदमी 3-4 बंदों पे अटैक करे और उसको कोई ज़ख्म भी ना आए और वो सारे ज़ख्मी भी हों? दिस इज़ नॉट प्लॉसिबल। दैट मीन्स समथिंग हैपेंड, देयर वाज समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट ऑन रिकॉर्ड। सो ये भी एक हो सकता है। अब ये मैं मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग की आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बात कर रहा हूँ। सो इस वजह से बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, बट अगर आप अच्छा केस प्रिपेयर करें तो बहुत सारी जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि आपकी सज़ा सस्पेंड होती है। न्यू एविडेंस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सस्पेंशन की अगर आपको बाद में भी मिला? नो, बिल्कुल भी नहीं। जो ऑल्दो ये कहा जाता है कि अपील इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ ट्रायल और एडिशनल एविडेंस ली जा सकती है अपील में, ठीक है, नॉट इन सस्पेंशन में नहीं हो सकता। नो, नॉट एट ऑल। बेशक आकर वो ग्राउंड बनाता नॉट एट ऑल, नॉट। जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैंने आपको पहले कहा, हम जजमेंट से बाहर नहीं जा सकते। सर हमने लॉ को तो डिस्कस कर लिया है, मुझे ये बताइए जो बेल पिटिशन ड्राफ्टिंग है इसका क्या रोल है? विशाल, अमूमन एज अ जनरल प्रिंसिपल ये कहा जाता है कि फौजदारी लिटिगेशन जो है इट इज़ नॉट बाउंड बाय प्लीडिंग एंड कन्विंस। उस तरह से प्लीडिंग्स के अंदर वो नहीं होती। बट मैंने अपने इस 15-16 साल के करियर के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट देखे। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट बड़ा हेड ऑन ड्राफ्टिंग करता है अपने की मुकदमे की, जो बेल पिटिशन की बात कर लो, उसको बहुत अच्छे तरीके से, यानी केस लॉ भी इनकॉर्पोरेट करेगा, अपने आर्ग्यूमेंट्स भी सारे डिस्क्लोज करेगा। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आपने बड़ी एक प्रिसाइज जनरल किस्म की पिटिशन ड्राफ्ट करनी होती है ताकि आप अपना सब कुछ डिस्क्लोज ना कर दें ऑपोजिट लॉयर के लिए, ताकि वो आपके केस लॉज और आपके आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्ट्रा तैयार करके ले आए और आपके पास यू हैव नथिंग न्यू टू आर्ग्यू। बट हैविंग सेड दैट, मैं ज़ाती तौर पे, अपने तौर पे ये क्या करता हूँ कि मेरे जो बहुत अच्छे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आई डोंट पुट दोज आर्ग्यूमेंट्स इन माई प्लीडिंग्स, आई डोंट डू दैट। हाउएवर उनमें से कुछ एक आधा आर्ग्यूमेंट, यानी मेरा अपना तरीक़ाकार ये है कि जब भी मैंने बेल ड्राफ्ट करनी है, मैंने खुद ड्राफ्ट करनी है। ठीक है। ये बहुत सारे जो स्टेनो पे नहीं जाते, बहुत सारे, मैं आपको भी बताने लगा, बहुत सारे सूडो एडवोकेट्स और इंटेलेक्चुअल्स हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ज़िला कचहरी के पीछे बैठे हुए हैं, और जो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं होते और वहाँ पे वकला यूनिफॉर्म पहन के उनके पास बैठे होते हैं कि FIR फाड़े एदी बेल काट दे। आई डोंट बिलीव ऑन दैट। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल भी सोक्रेटिक मेथड को बहुत फॉलो करता हूँ कि जो मेरे ब्रेन से निकला है वो अगर मैंने अपने हाथ से या अपने कंप्यूटर से निकाल दिया तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसको दोबारा कंसल्ट करने की, क्योंकि दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ माई ब्रेन। सो मैं हमेशा, और इवन मैंने अपने ऑफिस के अंदर भी ड्राफ्ट्स नहीं रखे हुए। अच्छा। तो जब भी केस आएगा उसको नए तरीके से ड्राफ्ट करना है। तो अगर आप आज बेल करते हैं और कल बेल नहीं, उसकी ड्राफ्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। शुरू से करेंगे? शुरू से करूँगा। मैंने कभी टेम्पलेट्स नहीं रखे, कभी भी टेम्पलेट्स नहीं रखे। उसकी वजह ये होती है कि
बहुत सारी चीज़ें आप अपने करियर के अंदर, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे यानी मुझे मौका नहीं मिला उस तरह अपने वालिद साहब से सीखने का, क्योंकि जब मैं प्रोफेशन में आया तो उनकी वफ़ात होगी। मैंने बहुत कुछ बहुत बड़े बड़े वकीलों को देख के सीखा है और उनको अपनी वकालत के अंदर, चाहे वो प्लीडिंग हो चाहे मेरी एडवोकेसी स्किल्स हो, उनको इमिटेट करता हूँ मैं। बिल्कुल। और मैं बड़ा वोकली कहता हूँ कि मैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ। समटाइम्स मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, समटाइम्स मैं नहीं भी होता, बट आई ट्राई टू इमिटेट दैम। सो इस वजह से मैं करता क्या हूँ कि FIR को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, उसको ग्रास्प किया, और देखने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड किए हैं या जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे अवेलेबल हैं, उनके मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है द बॉडी ऑफ द योर पिटिशन, कि आपकी ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर डिटेल्स होनी है, जिसमें FIR के नंबर्स होने हैं, ऑफेंसेस होने हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। और 90% ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुकदमों में सब्सिक्वेंटली सेक्शंस ऐड होते हैं और आपने FIR के मुताबिक सेक्शन लिख दिया है और आपकी बेल हो गई है, लेकिन आपका बंदा बाहर से नहीं आएगा जेल से जब तक कि वो तमाम सेक्शंस ना लिखे हों पिटिशन के अंदर। फिर आप एक नई पिटिशन फाइल करते हैं कि सर गलती से रह गया था। सो इस वजह से नाम, वल्दियत, कौमियत, एड्रेस, उसके बाद ये आपको पता ही होगा ख्वाजा शरीफ साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि अब वन वे ट्रैफिक नहीं होगी, पिटिशन के अंदर मुदई पार्टी लाजमी होगा। सो अब मुदई को बाकायदा पार्टी बनाना, उसका नाम, वल्दियत, कौमियत, एड्रेस, सब कुछ, अगर नंबर भी अवेलेबल हो तो आई इवन राइट नंबर ऑन द पिटिशन, हिज मोबाइल नंबर, तो वो लिख देना। उसके बाद पिटिशन को लिखना। अच्छा, कुछ वकला क्या करते हैं, जो पहला पैराग्राफ होता है जिसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, वो ये करते हैं कि FIR इज़ अटैच एज अनेक्सर A और उसका अनेक्सर लगा देते हैं जी। बट अच्छी प्रैक्टिस ये है कि एटलीस्ट जो कंटेंट्स ऑफ FIR हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन का कुछ क्रक्स, जिसको आप बोलते हैं ना प्रिसाइज समरी, आप दे दें या प्रेसी आप बना के दे दें, उसके अंदर आपने लाजमी देनी होती है और वो आप दें। उसके बाद आप बताएं कि मैंने बेल फाइल की, बेल मेरी डिसमिस हो गई, वो इस डेट को इस अदालत से इस जज साहब ने नाम नहीं आप लिख सकते, इस कोर्ट से मेरी खारिज हुई थी, लिहाजा मैं इसके बाद उसके बाद आपकी ग्राउंड शुरू हो जाती हैं। और अगेन आप डिले की ग्राउंड लेते हैं, 154 की वायलेशन की ग्राउंड लेते हैं, आप कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है, यू डोंट पिन पॉइंट कि जी क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, बट कॉन्ट्राडिक्शन है मेडिकल अकाउंट में, ऑकुलर अकाउंट में, या अगर चेक है तो ये चेक गारंटी चेक था जी, ये श्योरिटी चेक था, ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं था, ये क्रिमिनल इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का केस नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का केस। तो इस तरह की आप ग्राउंड लिखने के बाद फिर आपके पास कुछ जनरलाइज्ड केस लॉस होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैं मंजूर है अदर्स वर्सेस केस, वो ये कहता है जी कि मिस्टेकन रिलीफ ऑफ अ बेल अगर किसी को दे दिया जाए तो उसको रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन अगर किसी जेन्युइन बंदे को अगर आप बेल डिनाई करते हैं वो रिपेयर नहीं हो सकता। सो इस तरह की जजमेंट्स कुछ बहुत अच्छी, मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट्स अभी रीसेंट पास के अंदर बहुत अच्छी जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने डेवलप की है, वो जजमेंट्स जनरलाइज जजमेंट्स बेल के ऊपर वो इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, उसके अंदर से क्रक्स निकाल के बाकायदा साइट करके कि कौन सी जजमेंट है ये कर दिया। जो मेन लीथल आपके केस की जजमेंट्स हैं उनको अपने हाथ में रखा, जस्ट क्लोज टू माई चेस्ट, और वो जब आप केस आर्ग्यू करते हैं तो वो उस वक्त आप देते हैं। प्लस उसके बाद प्रेयर का जो एरिया है तो ये लाजमी लिखिएगा। ये गलती मैं भी बहुत अरसे तक करता रहा, बट आज से कुछ साल पहले मैंने गलती को सुधारना शुरू किया, और वो ये थी कि आपने ये नहीं कह देना कि इट विल बी, आई एम वेरी ग्रेशियसली थैंकफुल दैट बेल बी ग्रांटेड। आपने बाकायदा लिखना है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट इज़ मोस्ट हम्बली प्रेयर्ड दैट द एडेंट आर प्री-अरेस्ट बेल मे काइंडली बी ग्रांटेड इन FIR नंबर दिस एंड दिस, ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस एंड दिस, डेटेड दिस एंड दिस, पुलिस स्टेशन दिस एंड दिस। ये डिटेल्स लाजमी दें प्रेयर पोर्शन के अंदर, ये अच्छा होता है ये, और जो हमने सीखा है बड़ों से वो तो ये आप लाजमी दें वहाँ पे। प्लस इस प्लीडिंग्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जजेस बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आई मस्ट कन्फेस वन थिंग, मुझे गिनती के कोई 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में, फुल बेंच में, डिवीज़न बेंच में अमाइकस कुराई अपॉइंट किया गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी फ़ाइल बहुत अच्छी प्रिपेयर हुई थी।
लेट अलोन कि मैं आर्गूमेंट, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया कैसे किया। लेकिन वो तरीक़ाकार क्या है कि आपके पास अगर 2 जजेज़ हैं हाई कोर्ट में, आपके पास एक जज साहब है हाई कोर्ट में, तो आपने उनके लिए एक केस लॉ की बुकलेट लाजमी बनानी है जिन केस लॉ पे आप रिलाई कर रहे हैं। वाइल रेफरिंग दैट यू प्रेजेंट दैट बुक विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू द ऑनरेबल जज कि सर इसके पैराग्राफ नंबर पेज नंबर पेज नंबर 11 के पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 4 को अगर आप देखें तो वहाँ से जजमेंट आपने पढ़नी शुरू करनी है। कभी हेड नोट्स को नहीं पढ़ना। हेड नोट्स आर मिसलीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कम टू एम्बेरसमेंट बिफोर द जजेस कि यदि आप हेड नोट्स पढ़ रहे होते हैं कंटेंट में और कोई जिस जज साहब ने पढ़ी हो जजमेंट ना, तो बेटा आप ज़रा ये इसके पेज नंबर 40 के ऊपर पढ़ के मुझे बताएं उधर क्या लिखा हुआ। क्योंकि हेड नोट्स ये जो ड्राफ्ट बुक्स बनाते हैं उन्होंने बनाए होते हैं। सो कंटेंट इज़ डिफरेंट, तो आपने कंटेंट में से रेफ़र करना, उसको हाईलाइट करें, उसको फ्लैगिंग करें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने करियर के शुरू में ये सब चीज़ें अपने वालिद साहब से सीखी। मैं मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट हो, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो, चाहे हाई कोर्ट हो, मैं हर जगह इस तरह करता था। और आपकी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है। और एक बड़ा फेमस फिक्रा है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने बिकने के लिए अपने आप को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो दिखाना जितनी ज़्यादा खूबसूरती खुशखती होगी आपकी, वो आपको 5-10% आपके एक कंपैटिटर से ऑलरेडी आगे ले जाती है। और इसमें कोई मायूब बात नहीं है कि अगर आपने हज़ारों रुपये फ़ीस ली है या आपने लाखों रुपये फ़ीस ली है, को 5-10 हज़ार या 500-600 हज़ार रुपया फ़ाइल पे लगाने से कोई कुछ नुकसान नहीं हो जाता, आपको कोई महल नहीं खड़ा हो जाना। तो अपनी फ़ाइल के साथ प्यार करना, अपनी फ़ाइल को पालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से अपनी फ़ाइल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया करें और उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर फ्लैगिंग करके ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड आपने जब अपनी फ़ाइल अदालत में भी रखी हो ना, तो आई एम टेलिंग यू, सीनियर से सीनियर लॉयर भी और यंग से यंग लॉयर भी आपकी फ़ाइल को कभी इधर देख रहा होता है, कभी इधर देख रहा होता है। और वो इस उम्मीद में होता है कि कब जाएगा रोस्टर पर और हम देखें जाके ये क्या करता है। सो इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं ये रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन की। सो इस वजह से अपनी ड्राफ्टिंग को खुद करें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिखाई के अंदर, आपकी ड्राफ्टिंग में, आपकी प्लीडिंग्स में निखार आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन ही जाकर बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करने लग जाएं। आपकी अच्छी अंग्रेज़ी होना डज़ नॉट मीन कि आप एक अच्छे ड्राफ्टर भी होंगे पिटिशंस के, क्योंकि अदालती लैंग्वेज इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डोमेन। और यू लर्न लीगल जार्गन्स जो हैं, इसमें प्रोवर्ब्स आप यूज़ करते हैं, कुछ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, और वो आपको एक अपर एज देते हैं अपने कंपेटिटर से जो उस वक्त अदालत में। सो इस वजह से अपनी ड्राफ्टिंग को खुद करना है, अच्छे तरीके से करना है, और अच्छे तरीके से फ्लैग वगैरह करके आपने करना है। इट गिव्स यू एन अपर एज। माइंडसेट देखा है लोअर कोर्ट्स के अंदर भी, स्पेशली मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स के अंदर भी, कि पढ़ता कौन है, फ़ाइल किसने पढ़नी है। आप इतनी मेहनत करते हैं, हमने भी केसेस के अंदर फ्लैगिंग करके मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स के अंदर बेल जब फाइल की हैं, तो कई दफ़ा वहाँ के जो मजिस्ट्रेरियल कोर्ट के सीनियर वकला होते हैं वो आपको कहते हैं कि बेटा यही काम छोड़ के ना ये स्टेनो से करवा के किसी और चीज़ पर ध्यान दे देते या कुछ और एक और केस पकड़ लेते, ये पढ़ने किसने है, ये तो जज साहब नीचे चाय पी रहे हैं, इन्होंने कहाँ पढ़नी है। और जो आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं ना सारा उस पर फोकस करें। तो बड़ी कंफ्यूज एक आपको आइडियोलॉजी दी जाती है वहाँ के भी सीनियर वकला ने भी। अनफॉर्चुनेटली वो तो अब आप ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे। अच्छा शाकिर, कुछ ना हार्ड रियलिटीज़ हैं, और जो आपने बात की है ना, ये अनफॉर्चुनेटली होता है। बट जस्ट इमेजिन, क्या आपका मकसद उस वक्त इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जज साहब सुन नहीं रहे हैं, मुट्ठियाँ बंद करके बैठे हुए हैं, या पेंसिल मुंह में डाली हुई है, उधर उधर देख रहे हैं, साथ साथ रिमांड पेपर को भी डील कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट की बात कर रहा हूँ। रिमांड पेपर भी डील कर रहे हैं, अपने स्टेनो के साथ भी बातें कर रहे हैं, और आप अपने आर्गूमेंट्स कर, या आपका मकसद उस वक्त अदालत में अपने क्लाइंट को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। और याद रखिएगा, इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट कैपेसिटी ना, अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और सब आपको सुन रहे होते हैं। जज मजबूर हो जाता है आपको सुनने के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ भी आपको बता दूँ, मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो कहा करते थे कि बेशक केस हार जाओ, हालांकि हमारे प्रोफेशन में केस हारने की लेवरेज बहुत कम होती है, बेशक केस हार लो, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट ये कि अगली अदालत विच भी मैं इनू वकील करना है। इसका मतलब ये है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि फ़ैसला करना तो तुम्हारा इख्तियार नहीं है, वो तो जज का इख्तियार है।
तुमने कौन सा कोई, अगर तुम्हारे इख्तियार में हो तुम तो अभी लिख के दे दो कि हाँ जी इसको बेल दे दो, अभी इसको बरी कर दो, तो तुम्हारा तो ये इख्तियार ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि अगर तुम्हारा क्लाइंट कह रहा है कि अगली अदालत में भी मैंने इसको ही वकील करना है, इसका मतलब तुमने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। सो आपका फोकस उस वक्त ये होना चाहिए कि मैंने आज ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि मुझे यहाँ से और केस मिले, मुझे जज मेरा नाम जाने। जज में जब आर्ग्यूमेंट ख़त्म करो तो पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, किसने आपकी ट्रेनिंग की है, किसने आपको सिखाया है। जज मुझसे पूछे कि आपने फ़ाइल बहुत अच्छी तैयार की हुई है, ना दे रिलीफ। मेरा तो काम अपने क्लाइंट के लिए जो रिलीफ है उसके लिए लड़ना है, आर्ग्यूमेंट करना है, वो आपने कर दिया। अब फैसला करना तो जज का काम है। सो इस वजह से अगर आप डिसहार्ट होने लग जाए तो फिर तो वकालत नहीं हो सकती। और ये वैसे भी जो है ना फ़कीराना पेशा है, ये जितना सब्र और आजमाइश में ये डालता है, दुनिया में कोई और इतना प्रोफेशन नहीं है। सो सब्र, प्रोफेशनलिज्म, हौसला, मेहनत, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे सर हम हार्श रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो कई दफ़ा प्रैक्टिस में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ये बेल नीचे से तो होनी नहीं, ये तो होनी ऊपर से है। तो जो आम व्यूअर्स उन्हें समझ आती है कि अच्छा ये सेशंस कोर्ट की बेल नहीं है, ये हाई कोर्ट की बेल है, तो उसमें आप उतनी नीचे जान भी नहीं डालते। बिल खसूस अगर हम देखते हैं कि ऑफेंस इतना ही नहीं है सर कि तो ऊपर लेवल से ही हाई कोर्ट से होगी बेल। तो ये बताइए कि क्या ये पहली चीज़, ये कल्चर ठीक है कि क्या जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो क्यों इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स में है कि हमने नीचे से रिलीफ देना नहीं है, ऊपर से ही लें? और दूसरा, क्या ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है या आपने प्रॉपर उस बेल को उसी तरीके से आर्ग्यू करना है जैसे यहाँ से रिलीफ मिल सकता? विशाल देखो, वो क्या कहते हैं ना कि इस प्रोफेशन के अंदर आपने सरवाइव करना है जी। इस प्रोफेशन का जो इनिशियल फेज़ है ना वो सर्वाइवल का है जी। सर्वाइवल के बाद आप जिसका कहते हैं ना समुंदर में टाइड लेवल हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी उठान होती है। सो इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर आपने जान नहीं मारी हुई तो आप वो लास्ट स्टेज वाली उठान नहीं ले सकते। दूसरी ये बात कि यस, बहुत सारी चीज़ें एज अ पॉलिसी मैटर भी होती हैं, बट मेरा तो उस वक्त कंसर्न ही नहीं है पॉलिसी। मेरा तो कंसर्न है कि मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे वहाँ से काम मिले, मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे जज एक्नॉलेज करे, मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करूँ कि मेरा क्लाइंट समझे कि मेरी दी हुई फीस हलाल हो गई है। सो टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी। सो इस वजह से जो है ना वो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेहनत से अपना काम करें और वो नज़र आ जाता है। यानी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं आज तक, और ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, जिस दिन मेरे केस ना लगे हों मैं ज़रूर जाके किसी ना किसी कोर्ट में बैठता हूँ और वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और वो आपके मुकदमों में इनडायरेक्टली आपकी फेवर कर रहे होते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है मियाँ साकिब निसार साहब ने एक दफ़ा कहा था कि योर द बेस्ट टीचर इज़ योर अपोजिंग काउंसिल। सो ऑलवेज प्रे दैट योर अपोजिंग काउंसिल इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। सो आपकी जो गलतियाँ वो पकड़ता है, ज़िंदगी भर वो आप गलतियाँ दोबारा नहीं करते। अच्छा सर, हमने अभी रेगुलर प्रोसीजर के बारे में तो बात की है, बट कुछ स्पेशल स्टैट्यूट्स भी होते हैं, तो क्या उसमें कुछ स्पेशल अलग से बेल का प्रोसीजर है या उसको बेल को किस तरह डील किया जाता है? अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मेरे साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था वे बैक इन 2009 आई रेकन। वो ये हुआ था कि CNSA के अंदर, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस के अंदर, मैंने आफ्टर अरेस्ट बेल 497 के तहत फ़ाइल कर दी और उस वक्त बेंच था जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब का। तो मुझे कहते हाउ दिस पिटिशन इज़ मेंटेनेबल। मैंने कहा सर बेल 497 के तहत ही होती है और कैसे होती है? तो उन्होंने कहा कि हैव यू गॉन थ्रू कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट? मैंने कहा यस सर, उसमें द मोस्ट रेलिवेंट इज सेक्शन 9 जो आपको बताता है क्वांटिटी का रेशियो और ये। तो उन्होंने कहा आई एम गिविंग यू वन एडजर्नमेंट, गो रीड रिसर्च एंड देन टेल मी व्हाट द क्वेश्चन आई आस्क यू कि हाउ दिस पिटिशन इज़ मेंटेनेबल। वो जब मैं वापस आया मैंने देखा तो बाकायदा एक सेक्शन मौजूद था बेल का CNSA के अंदर। तो इसलिए जो आपके स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं वो बाकायदा बेल को कैटर भी करते हैं, जिनको आप उस सेक्शन को लिखने के साथ साथ रेड विद 497, क्योंकि मेन मदर लॉ तो आपका CRPC है, तो आप रेड विद करते हैं। सो नारकोटिक्स की केसेस के अंदर CNSA डील करता है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, वहाँ पे बेल की प्रोविज़न है। इसी तरह जो आपकी ये 5247 रखता है पंजाब एंटी करप्शन एक्ट जो है वो उसकी एक बाकायदा कोर्ट है अलहदा से।
फिर सेंट्रल जज स्पेशल है, बैंकिंग क्राइम्स ऑफेंसेस कोर्ट है। सो जो आपके स्पेशल स्टैट्यूट्स हैं उनके लिए आप उन स्पेशल अदालतों में जाके बेल फाइल करते हैं, और वंस इट इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम देयर द नेक्स्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट। सो मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट वगैरह नहीं होगा। अच्छा सर, बहुत डिटेल डिस्कशन हमने बेल के ऊपर तो की है, और लॉयर्स के लिए आपने वक्तन फ़वक्तन कुछ टिप्स भी बताई हैं वीडियो के दौरान, लेकिन मैं चाहूँगा जो यंग लॉयर्स हमारे इस सीरीज़ को देख रहे हैं और इस वीडियो को बिलखसूस देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताएं कि जो बेल्स को डील करें स्पेसिफ़िकली उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे अपने क्लाइंट के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको बहुत बेसिक रखने की कोशिश की है ताकि एक जो यंग ग्रेजुएट है उसको समझ आ जाए, क्योंकि हमारे इस पूरी सीरीज़ का टारगेट ही वो है। तो एक्सपीरियंस लोग ने, इसलिए मैंने अवॉइड किया केस लॉस को, टेक्निकलिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को। बट हैविंग सेड ऑल दैट, जो भी कहा है मैंने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। हर बेल होने वाली नहीं होती और हर बेल पे हामी भरने वाली नहीं होती। तीसरा, आपकी जो प्रिपरेशन है केस की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है बेल स्टेज पे, क्योंकि ये बेल एक यंग ग्रेजुएट बहुत आसानी से उसको मिल जाती है करने के लिए, और उसके बाद यहीं से उसने आगे केसेस, इसी का ट्रायल, उनके किसी रिलेटिव के केसेस, तो इस वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, हार्ड वर्क इन अ सेंस कि जी आपको अपने फैक्ट्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपको केस लॉज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। और इन सारों को अगर मैं कंक्लूड करूं, और जो इन सारों को ओवरशैडो करती है एक चीज़, वो एक ही चीज़ है कि नेवर मिसगाइड योर क्लाइंट। अगर बेल नहीं बनती, डोंट टेक इट, बट दैट डज़ नॉट मीन कि अब आपके पास अगर 100 केस आए तो आपने 90 फारिग कर दिए, मैंने करने में ही है। सो आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपनी लर्निंग से, आपके पीपल मास्टर की प्रैक्टिसेस की वजह से आपको पता चल जाता है कौन सा मुकदमे में जान है या किस मुकदमे में या किस बेल में जान नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये बेल का केस बन सकता है। सो इस वजह से वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैंने एक हमेशा से पिछले काफ़ी सालों से आज तक जब भी मैंने बेल फाइल करता हूँ, फाइल करने के बाद आपको पता चल जाता है कि वो किस जज साहब के पास गई है। यानी अगर आज आपने सुबह फाइल की है तो आपको पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट के अंदर वो शाम तक आपको पता चल जाएगा। तो कोशिश करें कि आपको ये पता हो वो जज साहब इस केस को कंडक्ट किस तरह करते हैं। हर जज का केस को डील करने का तरीक़ाकार कुछ होता है। कुछ जजेस कहते हैं जी हाँ बताएं क्या ग्राउंड्स है आप दिमाग में पैटर्न बना के बैठे कि मैं पहले FIR पढ़ूंगा फिर मैं फ़लानी चीज़ रेफ़र करूँ, वो उसी वक्त आपको पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। यानी ये बहुत अच्छी चीज़ है फौजदारी वकालत की, और बहुत मुश्किल चीज़ भी है कि आपको लाइक इंस्टेंट अपने स्टांस चेंज करने पड़ते हैं। हाँ, येस, ऑन योर फीट, उसी वक्त आपको चेंज करने पड़ते हैं। अपने पूरे जो दिमाग में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना है उसको चेंज करना पड़ता है। सो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, आपने अपने माइंड को इस तरह टेम किया हो कि आप इस तरह कर लें। फिर अगर लोअर कोर्ट है तो आप यानी अगर प्री रेस्ट है तो आपने एड इंटरिम प्री रेस्ट बेल करवा ली है, तो आप उसके बाद जब फाइनल आर्गूमेंट करना है तो 1-2 दिन जाके जज साहब का माइंड देखें वो इस तरह के केसेस में किस तरह फ़ैसले लेते हैं, किन आर्गूमेंट्स को वो अप्रिशिएट करते हैं। यानी ये इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और अगर ये आपकी हार्ड वर्क नहीं है तो फिर आप ब्लाइंड फोल्डेड अदालत में जाते हैं, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना लगा। और सबसे बड़ी बात है फॉर गॉड से प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। नेवर गो फॉर आफ्टर दीज बार के ओहदेदार के सदर को कर लिया, सेक्रेटरी को कर लिया। ये चीज़ें आपको शॉर्टर रन में तो मॉनेटरी बेनिफिट दे सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनल आपको फ़ायदे नहीं दे सकती। और ये भी एक डायलेमा है। आप अगर देखें, नोट करें, बहुत सारे लॉयर्स आपको सारी ज़िंदगी वकालत की इंसेप्शन से लेके वकालत की डेथ तक ज़िला कचहरी में ही आपको मिलेंगे। उन्होंने कभी अपने आप को ऊपर की अदालतों में एलिवेट नहीं किया। एंड सेम गोज़ फॉर दी जो सेशन कोर्ट के वकील है। सो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने टॉप ऑफ द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। आपका एक नाम होना चाहिए कि आपने अपनी एक लेगेसी छोड़नी है। सो इस वजह से बेल की हद तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है फौजदारी वकालत का, तो इस वजह से मेहनत से, हार्ड वर्क से, प्रोफेशनलिज्म से और
ट्राई टू डू, जिसे कहते हैं ना, ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ब्रिंग थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लोग कहेंगे ये क्या अनकन्वेंशनल बातें कर रही है, क्या पढ़ी लिखी बातें कर रहा है, लेकिन सूनर देन लेटर वही पढ़ी लिखी बातें अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आपको नज़र आती हैं कि वो साइट कर रहे होते हैं अपनी जजमेंट में डिफरेंट केस लॉज, फॉरेन केस लॉज कर रहे होते हैं, जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ज़्यादा वो है। और दूसरा कि आपकी मैसिव रीडिंग होनी चाहिए, यानी लॉ जर्नल, लॉ बहुत रैपिडली, बेल के ऊपर ख़ास तौर पे इसके बारे में कहा जाता है मोम की नाक है जिधर मर्जी मोड़ लो, और ये इसी तरह होता है हमारी सुपीरियर जुडिशरी की जजमेंट्स को अगर आप देखें बहुत रैपिडली लॉ चेंज होता है। सो यू नीड टू कीप अप द पेस कि आपको पता चले कि अब लॉ क्या है, अब लॉ क्या है, अब क्या लॉ क्या है। यानी एक स्टेज थी जब यह कहा जाता था कि आप डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जा सकते, अब डीपर एप्रिसिएशन में भी जाते हैं। सो ये लॉ बहुत तेज़ी से चेंज है, तो आपको ट्रिक्स ऑफ द गेम जो करंटली प्रिवेलेंट हो उनका पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से एज पर माई एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन रही है फौजदारी मुकदमात के एक बहुत ही अहम टॉपिक लॉ ऑफ बेल के ऊपर मियाँ अली हैदर साहब के साथ। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इतनी डिटेल डिस्कशन की है। इन्हीं के साथ हम आगे लॉ ऑफ रिमांड और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।